वेलकम बैक टू माय इंग्लिश डेलिकेसी क्लासेस। तो आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मस्ती वेंकटेश अयंगर की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी रंगास मैरिज। तो इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये रंगा नाम का एक शख्स है, उसकी मैरिज के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो इससे पहले कि लेसन स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये वीडियो फिनिश होने के बाद इसके सेकेंड पार्ट में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और की फैक्ट बताऊंगी। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको उस वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी मिलने पाए। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेसन है इसमें ऑथर ने एक सोशल इशू को बताया है कि किस तरीके से उस जमाने में चाइल्ड मैरिज पे फोर्स किया जाता था। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो ये लेसन शुरू करने से पहले नरेटर क्या करते हैं, अपने विलेज जिसका नाम होता है कोशाहल्ली, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो वो सबसे पहले कहते हैं कि जो मेरा गांव है, जो मेरा विलेज है, ये इस तरीके का है कि इसका डिस्क्रिप्शन कहीं भी मैप पे या किसी भी ज्योग्राफी बुक में नहीं है। वो ये कहते हैं कि इसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। तो वो एक इसका रीजन देते हैं। वो कहते हैं कि जब यहाँ के लोगों ने खुद ही कभी आवाज नहीं उठाई तो गवर्नमेंट क्या करे। तो इसलिए वो यहाँ के लोगों को, विलेज के लोगों को क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शीप चलते हैं ना तो एक के पीछे चलते हैं, लाइन से चलते हैं। और जब वो लाइन से चलते हैं तो क्या होता है कि सबसे आगे वाली शीप अगर गड्ढे में गिर रही है तो जो शीप उसके पीछे होती है ना, तो वो लोग कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती हैं। वो ये देख ही नहीं पाती है या फिर ये समझ ही नहीं पाती है कि मेरी जो आगे जो सबसे लीडर बन के शिप चल रही है वो गिर चुकी है ना, वो भी उसी को फॉलो करेंगी और बाकी सब की सब गड्ढे में गिर जाएंगी। तो वो यहाँ पे एक इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर यहाँ के किसी एक इंसान ने आवाज नहीं उठाई हमारे विलेज को किसी ज्योग्राफी बुक में या मैप पे शामिल कराने के लिए, तो किसी ने भी आवाज नहीं उठाया और सब कुछ इस तरीके से चल रहा है। फिर जब इतना बता लेते हैं ना तो उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे विलेज के जो मैंगो ट्रीज है वो काफी ज्यादा सावर है, मीन्स की बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं मैंगोस। वो कहते हैं कि एक बार की बात है जब मैंने यहाँ से पेड़ से कुछ कच्चे आम लेकर आया था, जब घर में चटनी बनी थी तो उस चटनी को खाने के बाद हमारे घर में सभी को कफ हो गया था। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सार जब खाते हैं ना तो कॉफ एंड कोल्ड हो जाता है, काफी लोगों को होता है, गला बैठ जाता है। तो यही कुछ ऑथर के फैमिली के साथ हुआ था। तो जब उन्होंने एल्डर्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो चाहे किसी भी ट्री से मैंगो लेकर आए, सारे मैंगो एक से बढ़कर एक होंगे और सबके सब सावर होंगे। तो ये यहाँ के मैंगो ट्रीज की स्पेशलिटी थी। उसके बाद वो क्रीपर प्लांट्स की ब्यूटी के बारे में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो क्रीपर प्लांट्स और उसके फ्लावर है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो ये कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कभी अगर आप मॉर्निंग में नदी में जाएं, नहाने जाएं नदी में, तो वहां से अगर क्रीपर्स की 2 लीफ भी ले आए ना तो आपको दिन के खाने में ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको खाना किसमें सर्व किया जाएगा। क्योंकि एक्चुअली ये साउथ में है, राइटर हैं। तो साउथ में क्या होता है कि जो फूड होता है ना वो लीव्स पे सर्व किया जाता है। तो वो कहते हैं कि जो क्रीपर की जो लीव्स है ना वो इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत होती है कि उसमें आप रख के आराम से खाना खा सकते हैं। अब जब इतना वो बता चुकते हैं तो वो अपने गांव की एक किस्सा बताते हैं जो कि 10 साल पहले हुआ था। वो ये बता रहे हैं कि उनके विलेज में सिर्फ और सिर्फ एक विलेज अकाउंटेंट था जिनका बेटा रंगा, जिसका नाम रंगा था, वो बैंगलोर गया था अपनी हायर स्टडीज के लिए। वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी क्योंकि उस जमाने में अपने बच्चों को बाहर भेजना, काम से, ये पढ़ाई से, किसी भी चीज से बहुत ही ज्यादा रेयर होता था, बहुत ही ज्यादा अनकॉमन था। और लोगों में जब ऐसा कुछ होता था ना तो एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि जब बच्चे लौट के आएंगे ना तो वो किस तरीके के होंगे, कहीं वो वैसे ही तो नहीं हो जाएंगे ना जहाँ पे वो गए हैं। क्योंकि अब रंगा बाहर गया था, उनको लगता था कि रंगा बाहर जाएगा, इंग्लिश बोलेगा, अंग्रेजी भाषा बोलेगा, तो शायद हमारे गांव का जो रंगा है वो बदल जाए। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उनके गांव के लोग किस तरीके के थे, एक ही इंसिडेंट बताते हैं नरेटर। वो कहते हैं कि उनके गांव में रामा राव नाम का एक शख्स था और उसके बेटे ने जब एक ओल्ड लेडी से कह दिया था, कुछ उसका परचेज किया होगा, उसे कुछ वापस करना होगा, कुछ पैसे, तो उसके पास जब चेंज नहीं था तो उसने ओल्ड लेडी से कह दिया तुम अभी जाओ, कल आना, मेरे पास आज चेंज नहीं है। तो जब ये चेंज वाली बात वो ओल्ड लेडी सुनती है तो वो उसको समझ नहीं पाती है कि चेंज का मतलब क्या होता है।
और वो वहां से बड़बड़ाते हुए सारे रास्ते जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि शायद रामाराव के बेटे ने मना ही कर दिया उसे पैसे देने से। जब ऑथर को ये बात पता चलती है तो उस टाइम नरेटर को खुद ही ये बात नहीं पता थी कि चेंज वर्ड होता क्या है। तब उन्होंने बाद में ये पूछा, बाद में उन्हें पता चला। तो वो ये बता रहे हैं कि इंग्लिश कितनी ज्यादा स्ट्रेंज और अननोन लैंग्वेज थी वहां के लोगों के लिए। और इस वजह से जब रंगा बैंगलोर से अपनी स्टडी पूरी कर कर आया तो उसका घर वापस लौटना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इवेंट था। क्यों था? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि रंगा बाहर गया है तो अब जो क्या है वो बहुत ही ज्यादा इंग्लिश मैन बनकर आएगा और बहुत ही अपने गांव की लैंग्वेज, अपनी संस्कार को भूल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, रंगा के घर के बाहर भीड़ लगा लेते हैं। अब उसी में से ऑथर भी होता है, नरेटर भी होते हैं। तो उसके घर के बाहर भीड़ लगा लेते हैं इसको देखने के लिए कि रंगा वैसा ही है या नहीं है। फिजिकली तो रंगा वैसा ही दिखता है, लेकिन जब ओल्ड लेडी आती है तो रंगा की बॉडी पे एक थ्रेड व्हाइट कलर का चेक करती हैं। ठीक है, तो वो ये देखती है कि उनका सेक्रेट थ्रेड है कि नहीं। और जब वो देखती है कि हाँ रंगा की बॉडी पे अभी भी वो व्हाइट कलर का सेक्रेट थ्रेड है, तो वो काफी ज्यादा खुश होती है। और तब लोगों को भरोसा हो जाता है कि रंगा बाहर तो गया लेकिन बाहर के लोगों के जैसा नहीं हो गया, वो अभी भी हमारे संस्कृति और संस्कार को नहीं भूला है। जब सब लोग चले जाते हैं तो वहां पे केवल नरेटर बचते हैं। और जब नरेटर रंगा से मिलते हैं तो रंगा क्या करता है, उनको नमस्कार करता है। अब यहाँ पे नरेटर हमें बताते हैं कि रंगा उन्हें ऐसे ही बोल के नमस्कार नहीं कर देता है जैसे आजकल ट्रेंड चला है कि कोई आया और आपने मुंह से बोला 4 मील दूर से नमस्कार के चलते बने। नहीं, ऑथर कहते हैं कि रंगा उन्हें पैर छूता है, पैर छू के उन्हें प्रॉपरली नमस्कार करता है। और इस जेस्चर से जो नरेटर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब एक दोपहर की बात है, रंगा नरेटर के पास आता है और ऑरेंजेस लिए होता है और उनको वो ऑफर करता है। तो जब नरेटर ये देखते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा लड़का है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इसकी जल्दी से शादी करा दी जाए, क्योंकि मैरिज कराने को नरेटर सोचते हैं कि ये एक सोशल सर्विस है। वो ये नहीं सोचते कि उसकी एज है या नहीं, नहीं, वो ये सोचते हैं कि अगर इसकी बहुत जल्दी मैरिज हो जाएगी तो ये एक समाज में पुण्य का काम होगा। तो वो जब रंगा से अपने मैरिज के बारे में उसके व्यूज पूछते हैं तो रंगा क्या कहता है कि वो शादी करेगा तो, लेकिन वो किसी ऐसी लड़की से नहीं करना चाहता जो बहुत ही ज्यादा छोटी हो। मीन्स कि वो किसी बहुत ही ज्यादा छोटी लड़की से नहीं करना चाहता, वो एक बालिका वधू नहीं चाहता है। और दूसरा रीजन वो ये देता है कि वो शादी उस लड़की से करेगा जिसे वो पसंद करे। अब जब नरेटर ये बात सुनते हैं तो वो थोड़े से ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे जिसकी बात मैं शादी कराने के लिए सोच रहा था उसके तो विचार कुछ इस तरीके से, अब मैं क्या करूं। तो जब नरेटर ये सोच ही रहे होते हैं तो उन्हें ये खबर मिलती है। तो जो रामा राव है, रामा राव के घर उनकी भांजी आती है जिनका नाम होता है रत्ना। तो रत्ना उनके साथ रहने के लिए आती है। अब रत्ना कौन होती है? एक 11 साल की ऑर्फन गर्ल होती है और उसे बहुत अच्छे से वीणा और हारमोनियम पे जो है उसको बजाना आता है, उसे प्ले करना आता है। तो जब नरेटर ये सोचता है, ये देखता है, तो वो ये सोचता है कि जो रत्ना है ना वो रंगा के लिए एक अप्रोप्रिएट ब्राइड होगी। और इस तरीके से वो उनके बारे में, उनकी शादी के बारे में अपने मन में विचार लाता है और फिर वो उनको प्लान करता है कि वो किस तरीके से रंगा को मना ले मैरिज के लिए। तो वो क्या करता है, रामाराव की नीस को अपने घर किसी बहाने से बुलाता है। छोटी सी बच्ची होती है तो वो आराम से प्रॉपरली साड़ी में ड्रेसअप होके आ जाती है और वो कुछ गा रही होती है, हारमोनियम पे बजा रही होती है। और वो उसी समय रंगा को भी बुला लेता है। तो जब रंगा घर में आता है और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो रत्ना तो छोटी सी बच्ची होती है, वो जब रंगा को देखती है तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर होता है। तो वो क्या करती है, चुपचाप से सब कुछ छोड़ के अंदर चली जाती है। लेकिन रंगा यहाँ पे जब रत्ना की आवाज सुनता है तो कहता है कि इसने बहुत ही अच्छा गाना गाया है, उसको उसकी आवाज से ही पसंद कर लेता है। लेकिन अब जो नरेटर होता है, अब उनका प्लान क्या था कि वो रंगा को रत्ना की मैरिज के बारे में झूठ बोलेंगे। और उन्होंने झूठ बोला कि ये रत्ना की तो मैरिज हो चुकी है। अब ये सुन के रंगा थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड होता है। क्यों? क्यों से रत्ना पसंद आने लगती है। खैर, वो थोड़ा डिस्ट्रेस होने लगता है, थोड़ा अपसेट सा दिखने लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे बीमार हो गया हो। तो जब नरेटर कुछ दिनों बाद रंगा से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम कुछ बीमार लग रहे हो, चलो तुम्हारी समस्या का हल करते हैं, यहाँ पे शास्त्री जी के पास चलो। शास्त्री कौन होते हैं? गांव के एस्ट्रोलॉजर होते हैं। अब जब वो शास्त्री जी के पास जाते हैं तो शास्त्री जी उन्हें क्या बताते हैं, रंगा को बताते हैं कि तुम्हारी परेशानी का जो कारण है वो एक लड़की है और उसका नाम कुछ ऐसा है जो समुद्र में पाया जाता है। आप समुद्र में काफी कुछ नाम सोचते हैं, एक भी नहीं समझ में आता है।
फिर वो कहता है कि रत्ना, क्योंकि रत्न जो होते हैं ना, रत्न जो होते हैं ना, पर्ल्स मीन समुद्र में पाए जाते हैं। तो कहते हैं हाँ, रत्ना ही उस लड़की का नाम है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। अब ये जब दोनों बातें वहां से सुनते हैं ना, तो दोनों वहां से चले जाते हैं। एक्चुअली शास्त्री जी और नरेटर का ये प्लान था रंगा से मुंह से सच कुबुलवाने का। अब दोनों जब वहां से चले जाते हैं तो रास्ते में जो नरेटर होता है रंगा से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं रामाराव के घर जा रहा हूँ। और जब वो वहां से लौटता है तो उसको ये बहाना बनाता है कि उसको ये गलतफहमी हो गई थी कि रत्ना मैरिड है। एक्चुअली रत्ना मैरिड नहीं है, वो अभी भी उसकी शादी नहीं हुई है। और जब ये बात रंगा सुनता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और ये एडमिट करता है कि शास्त्री सही कह रहे थे, उसकी परेशानी का कारण रत्ना ही है। अब कुछ साल बाद नरेटर यहाँ क्या बता रहे हैं कि रंगा और रत्ना की दोनों की मैरिज हो गई है और दोनों का एक बेटा है। और अपने बेटे के 3rd बर्थडे पे नरेटर को वो लोग घर बुलाते हैं, डिनर पे इनवाइट करते हैं। और जब वो उन्हें इनवाइट करते हैं तो उन्हें क्या बताते हैं कि उनके बेटे का नाम श्यामा होता है। तो जब ये नाम सुनते हैं नरेटर तो वो थोड़े से ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक मतलब एक अच्छे वे में, क्योंकि श्यामा जो होता है ना वो नरेटर का ही नाम होता है, मीन्स कि नरेटर का नाम श्यामा होता है। तो जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो इतना अच्छा है, श्यामा मीन्स तो श्याम एक डल कलर होता है, काला रंग होता है श्यामा का, मतलब तुमने उसका ये नाम क्यों रखा? भाई मुझे मालूम है, वो ये कहता है, नरेटर कहते हैं कि मुझे मालूम है कि किसी अपने बच्चों का नाम किसी ऐसे इंसान के नाम पे रखना जो इंसान आपको पसंद हो या जिसने आपको इंस्पायर किया हो। लेकिन श्यामा नाम, ये तो बहुत ही काला रंग होता है, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है। बट दोनों ही बात नहीं सुनते, हंसी मजाक में बातें खत्म हो जाती हैं। और जाते जाते नरेटर क्या करता है, श्यामा को अपनी रिंग देता है, वहां से चला जाता है। एक्चुअली जो स्टोरी है ये चाइल्ड मैरिज के सीरियस इशू को उठाती है, ये बताती है कि उस जमाने में किस तरीके से लोगों को मैरिज के लिए कन्विंस किया जाता था। ये देखा ही नहीं जाता था कि जिसकी शादी हो रही है, जिसकी मैरिज हो रही है, क्या वो एलिजिबल है, क्या उनमें ज्यादा एज डिफरेंस तो नहीं है, या फिर क्या उनकी जो ब्राइड है या ग्रूम है वो एक बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र के तो नहीं है। तो ये स्टोरी इस मुद्दे को बताती है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और की फैक्ट बताऊंगी, तो सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि वो वीडियो आपको तुरंत ही मिलने पाए। थैंक यू।